लॉ ज्ञान 365 के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। योर लिसनिंग पार्टनर ऑन द गो। आज हम भारतीय संविधान की उस किताब के एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूंगा अनोखे अध्याय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा अध्याय जिसे कई विशेषज्ञ संविधान की आत्मा या इसकी चेतना, इसका कॉन्शियंस कहते हैं। सही कहा। ये वो पन्ने हैं जो सरकार को एक लाइट हाउस की तरह रास्ता दिखाते हैं कि देश को चलाना कैसे है, उसे किस दिशा में लेकर जाना है। हम बात कर रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। बिल्कुल। और ये वो सिद्धांत हैं जो भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक वेलफेयर स्टेट, मतलब एक कल्याणकारी राज्य बनाने का सपना देखते हैं। कल्याणकारी राज्य? हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स है जो इस पूरे विषय को इतना फैसिनेटिंग बना देता है। वो क्या है? वो ये कि अगर सरकार इन महान सिद्धांतों को लागू नहीं करती तो कोई भी नागरिक उसे कोर्ट में नहीं ले जा सकता। ये नॉन जस्टिसेबल है। अच्छा। तो फिर सवाल उठता है कि इनकी अहमियत क्या है? क्या ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातों का एक संग्रह है या फिर इनका कोई वास्तविक प्रभाव भी है? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती तो फिर संविधान इन्हें शासन के लिए मौलिक, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस क्यों कहता है? इसी गुत्थी को आज हम परत दर परत सुलझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आसान भाषा में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आखिर हैं क्या? इन्हें आप सरकार के लिए एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या कह सकते हैं निर्देशों का दस्तावेज समझ सकते हैं। एक तरह का मैनुअल? हाँ बिल्कुल। जैसे किसी डिवाइस के साथ एक मैनुअल आता है कि इसे कैसे चलाना है, वैसे ही संविधान का पार्ट 4, जिसमें आर्टिकल 36 से 51 तक है, वो भविष्य की सभी सरकारों के लिए एक तरह का नैतिक और प्रशासनिक मैनुअल है। अच्छा, तो ये संविधान निर्माताओं की तरफ से एक गाइड बुक है? एग्जैक्टली। आने वाली पीढ़ियों के नेताओं को एक गाइड बुक है कि आपको कानून और नीतियां बनाते समय किन लक्ष्यों को हमेशा अपने सामने रखना है। और ये आइडिया, जहां तक मुझे पता है, हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। पर एक बात जो इन्हें फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों से एकदम अलग खड़ा करती है, वो है इनका नेचर। हाँ। फंडामेंटल राइट्स हमें बताते हैं कि सरकार क्या नहीं कर सकती, लेकिन डीएसपी बताते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। आपने बहुत खूबसूरती से इसका सार बताया है। इसी को लीगल लैंग्वेज में नेगेटिव और पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस कहते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव? हाँ, फंडामेंटल राइट्स ज्यादातर नेगेटिव ऑब्लिगेशंस होते हैं। मतलब वो स्टेट की पावर पर एक रोक लगाते हैं। जैसे संविधान कहता है राज्य धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। एक डू नॉट क्रॉस दिस लाइन जैसा निर्देश है। बिल्कुल। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो है पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस। अच्छा। वो स्टेट को कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसे एक दिशा देते हैं। जैसे आर्टिकल 39 कहता है राज्य यह कोशिश करेगा कि पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिले। यहाँ कोशिश करेगा पर जोर है। हाँ, करेगा या कोशिश करेगा, ये प्लीज वर्क टुवर्ड्स दिस गोल की तरह है। इसीलिए कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सुनिश्चित करते हैं, जबकि डीपीएसपीस का अंतिम लक्ष्य सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। बिल्कुल, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, जहां हर किसी को विकास का बराबर मौका मिले। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन फिर हम उसी बुनियादी सवाल पर वापस आते हैं जो किसी की भी मन में आएगा। अगर ये सिद्धांत इतने ही जरूरी हैं, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की नींव हैं, तो संविधान बनाने वालों ने इन्हें फंडामेंटल राइट्स जैसी कानूनी ताकत क्यों नहीं दी? एक अजीब फैसला लगता है कि देश के सबसे बड़े लक्ष्य को कानूनी रूप से अनिवार्य ही नहीं बनाया। ये अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे संविधान सभा की गहरी दूरदर्शिता और जबरदस्त व्यावहारिकता थी। प्रैक्टिकलिटी। हाँ बिल्कुल। हमें 1947 के भारत की कल्पना करनी होगी। देश नया नया आजाद हुआ था, बंटवारे का घाव ताजा था और देश के पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वित्तीय संसाधन बिल्कुल नहीं थे कि वो रातों रात सभी कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर सकें। उस वक्त देश भयंकर गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक पिछड़ेपन से जूझ रहा था। सही कहा। तो सोचिए, अगर उस समय काम का अधिकार, राइट टू वर्क, या शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, को एक फंडामेंटल राइट बना दिया जाता तो करोड़ों लोग सरकार पर केस कर देते
कि हमें नौकरी दो, हमें स्कूल दो। और उस नई नवेली सरकार के लिए ये करना नामुमकिन था। देश की पूरी प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था शायद पहले दिन ही चरमरा जाती। बिल्कुल, ये एक तरह से सरकार को एक असंभव काम करने के लिए मजबूर करने जैसा होता। इसके अलावा भारत की विविधता, हमारी डाइवर्सिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी। अच्छा, वो कैसे? हमारे यहाँ इतनी भाषाएं हैं, इतने धर्म और इतने अलग-अलग सामाजिक रीति रिवाज हैं कि कोई भी एक सामाजिक या आर्थिक सुधार का कानून एक झटके में पूरी देश पर लागू करना बहुत मुश्किल था। सही बात है। संविधान निर्माता भविष्य की सरकारों के हाथ बांधना नहीं चाहते थे। वो उन्हें ये लचीलापन, ये फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते थे कि वो समय, समाज की जरूरत और अपने संसाधनों के हिसाब से इन लक्ष्यों को धीरे धीरे पूरा करें। तो मतलब उनका कहना था कि ये आपका अल्टीमेट गोल है, इस तक पहुंचना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप अपनी रफ्तार से चलिए। एग्जैक्टली। पर फिर भी अगर कोई कानूनी मजबूरी नहीं है तो कोई सरकार इन्हें गंभीरता से क्यों लेगी? सत्ता में बैठे लोग तो कह सकते हैं कि ठीक है, कोशिश करेंगे, और फिर कुछ ना करें। यहीं पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का वो मशहूर तर्क आता है जो उन्होंने संविधान सभा में दिया था। ये इस पूरे विषय का सार है। बताइए। उन्होंने कहा था कि DPSPs के पास भले ही लीगल सैंक्शन यानी कानूनी मंजूरी ना हो, पर उनके पास पॉलिटिकल सैंक्शन है। पॉलिटिकल सैंक्शन? हाँ, और उन्होंने कहा कि इन सिद्धांतों को किसी कानून की अदालत में नहीं बल्कि जनता की अदालत यानी कोर्ट ऑफ द पब्लिक में लागू किया जाता है। कोर्ट ऑफ द पब्लिक? ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इनका रिपोर्ट कार्ड सीधे जनता तैयार करती है, जज नहीं? बिल्कुल। जो सरकार इन सिद्धांतों को नजरअंदाज करेगी, जो लोगों के कल्याण के लिए काम नहीं करेगी, जनता उसे अगले चुनाव में सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी। तो ये एक तरह का पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है। आपने एकदम सही पकड़ा। हर 5 साल में सरकार को जनता के सामने अपने काम का हिसाब देना होता है और जनता DPSPs को एक पैमाने की तरह इस्तेमाल करती है, ये देखने के लिए कि सरकार ने उनकी बेहतरी के लिए, उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए काम किया या नहीं। तो ये एक नैतिक और राजनीतिक दबाव है जो कई बार किसी भी कानूनी दबाव से कहीं ज्यादा शक्तिशाली साबित होता है। चलिए अब इन प्रिंसिपल्स की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। इन्हें बेहतर ढंग से समझने के लिए आमतौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जाता है ना? हाँ। सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। हाँ, हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि संविधान में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। ये हमने अपनी सुविधा और इनकी विचारधारा को समझने के लिए किया है। ठीक है। सबसे पहले आते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स यानी समाजवादी सिद्धांत। इनका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। हाँ, जैसे आर्टिकल 39 कहता है कि देश के भौतिक संसाधनों जैसे जमीन, खनिज वगैरह का बंटवारा इस तरह से हो कि समाज का भला हो और धन का संकेंद्रण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, हाँ, वो कुछ ही हाथों में सिमट कर ना रह जाए। और इसी आर्टिकल 39 में वो प्रसिद्ध बात भी है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, यानी पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन। बिल्कुल। और बाद में 42वें संशोधन से एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आर्टिकल 39A जोड़ा गया। 39A? हाँ, आर्टिकल 39A कहता है कि राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता यानी फ्री लीगल एड मिले, ताकि कोई न्याय से वंचित ना रह जाए। हाँ, इसका मकसद ये है कि कोई भी नागरिक न्याय से सिर्फ इसलिए वंचित न रह जाए क्योंकि उसके पास एक वकील करने के पैसे नहीं हैं। इसी सिद्धांत को लागू करने के लिए बाद में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट बनाया गया और आज पूरे देश में नालसा इसी काम को कर रही है। अब दूसरी श्रेणी पे आते हैं जो हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये गांधी जी के विचारों और उनके सपनों के भारत पर आधारित है। हाँ, इनमें गांधी जी की विचारधारा की आत्मा बसती है। जैसे आर्टिकल 40 जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। ग्राम स्वराज। हाँ, गांधी जी ग्राम स्वराज को लोकतंत्र की बुनियाद मानते थे। उनका मानना था कि असली भारत गांवों में बसता है और जब तक गांव आत्मनिर्भर और सशक्त नहीं होंगे, देश मजबूत नहीं हो सकता। और ये सिर्फ एक विचार बनकर नहीं रह गया। इसी आर्टिकल 40 को साकार करने के लिए 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया। बिल्कुल। जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया। तो ये सिद्धांत असल में कानून की शक्लें लेते हैं, भले इसमें वक्त लगे। एकदम सही। इसी तरह आर्टिकल 43 में कुटीर उद्योगों यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात है, जो गांधी जी की आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सोच को दर्शाता है। और आर्टिकल 48?
आर्टिकल 48, जिसमें गायों, बछड़ों और दूसरे दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश है, वो भी इसी श्रेणी में आता है, जो गांधी जी के अहिंसा और पशु संरक्षण के विचारों से प्रेरित हैं। ठीक है। और फिर आती है तीसरी और आखिरी श्रेणी, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, यानी उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये आधुनिक और उदारवादी विचारधारा को दर्शाते हैं। इसमें सबसे चर्चित है आर्टिकल 44। यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, जो कहता है कि राज्य भारत के सभी नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बनाने का प्रयास करेगा। यह आज भी एक बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर देश में मौजूद विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ से जुड़ता है। और इसी श्रेणी में आर्टिकल 50 भी है, जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात करता है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। हाँ, ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, ताकि न्यायपालिका बिना किसी सरकारी दबाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम कर सके। बिल्कुल। और आर्टिकल 51, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और देशों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखने का निर्देश देता है। भारत की विदेश नीति का आधार, जैसे पंचशील का सिद्धांत, इसी आर्टिकल की भावना से प्रेरित है। तो ये 3 श्रेणियां हमें इन सिद्धांतों की वैचारिक गहराई को समझने में मदद करती हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि डीपीएसपीज क्या हैं, वो क्यों नॉन जस्टिशिएबल हैं और वो कितने प्रकार के हैं। लेकिन अब कहानी का सबसे दिलचस्प और मैं कहूँगा नाटकीय हिस्सा शुरू होता है। हाँ, वो ऐतिहासिक खींचतान, जिसे हम संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच की सुप्रीमेसी की जंग भी कह सकते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प दौर था। एक तरफ थे नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स, जिनकी रक्षा की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर थी, और दूसरी तरफ थे समाज के कल्याण के लिए डीपीएसपीज, जिन्हें लागू करने का दबाव संसद पर था। और इन दोनों में टकराव होना तो मतलब तय था। और इस टकराव का पहला बड़ा मामला 1951 में ही सामने आ गया। साल था 1951 और केस था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन। आजादी के तुरंत बाद। हाँ, हुआ ये कि मद्रास सरकार ने जाति के आधार पर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में कुछ सीटें आरक्षित कर दी। सरकार का तर्क था कि वो आर्टिकल 46 को लागू कर रहे हैं, जो SC, ST और कमजोर वर्गों के हितों को बढ़ावा देने की बात करता है। हाँ, लेकिन ये तो आर्टिकल 15(1) में दिए गए समानता के अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, का उल्लंघन था, जो धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव के रोकता है। तो एक डीएसपी और एक फंडामेंटल राइट आमने सामने आ गए। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। कोर्ट ने एक बहुत साफ और कड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि अगर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में कोई टकराव होगा तो फंडामेंटल राइट्स ही हमेशा ऊपर रहेंगे। हमेशा? हाँ, उन्होंने कहा कि डीपीएसपीज को फंडामेंटल राइट्स के अधीन होकर काम करना होगा, यानी एफआरस डीपीएसपीज। ये इस जंग का पहला राउंड था जो न्यायपालिका ने जीता। लेकिन संसद, जिस पर जमींदारी उन्मूलन जैसे बड़े सामाजिक सुधार लागू करने का दबाव था, वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। बिल्कुल नहीं। जमींदारी खत्म करने के कानून संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी से टकरा रहे थे, जो उस समय एक फंडामेंटल राइट था। तो संसद ने एक तरह से इसका एक रास्ता निकाला। हाँ, सरकार तुरंत पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट लेकर आई 1951 में ही। इनके जरिए ये व्यवस्था की गई कि भूमि सुधार जैसे कानूनों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो समानता या संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। ये संसद का काउंटर अटैक था और ये खींचतान अगले कई सालों तक चलती रही। फिर आया 1967 का एक और ऐतिहासिक मामला, गोलकनाथ केस। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड और भी ज्यादा सख्त कर दिया। बहुत ज्यादा सख्त। 11 जजों की बेंच ने एक चौंकाने वाला फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि संसद के पास फंडामेंटल राइट्स को छीनने या कम करने की शक्ति है ही नहीं। है ही नहीं? नहीं, संविधान में संशोधन करके भी नहीं। उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल है, यानी वो पवित्र हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। ये संसद की शक्तियों पर एक बहुत बड़ी रोक थी। एक मिनट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संसद फंडामेंटल राइट्स को छू भी नहीं सकती। ये तो एक तरह से संसद के पर कतरने जैसा था। जाहिर है उस समय की इंदिरा गांधी सरकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी होगी। जबरदस्त प्रतिक्रिया। इसके जवाब में सरकार 24वां और 25वां संविधान संशोधन लेकर आई। अच्छा। 25वें संशोधन के जरिए संविधान में एक नया और बहुत शक्तिशाली आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 31C। इस आर्टिकल ने तो पासा ही पलट दिया।
31C। इसने क्या किया? इसने कहा कि अगर सरकार आर्टिकल 39B और 39C यानी धन का समान वितरण और संकेंद्रण रोकना को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है तो उसे इस आधार पर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो आर्टिकल 14 समानता का अधिकार या आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन करता है। अरे, तो अब समीकरण पूरी तरह से उलट गया था। बिल्कुल। अब स्थिति थी डीपीएसपीज FRS। बिल्कुल। संसद ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के गोलकनाथ फैसले को बेअसर कर दिया। और फिर आया भारतीय न्यायपालिका का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऐतिहासिक फैसला। हाँ, 1973 का केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती। इस टकराव को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच बैठी। इस केस ने भारतीय संविधान की दिशा ही बदल दी। कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी संविधान के मूल ढांचे का कालजयी सिद्धांत दिया। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये हम बहुत सुनते हैं। इस बहस के संदर्भ में इसका क्या मतलब था? कोर्ट ने एक बहुत ही संतुलित बात कही। उन्होंने गोलकनाथ केस के फैसले को पलट दिया और कहा, संसद आप सर्वशक्तिमान हैं, आपको संविधान में संशोधन करने का पूरा अधिकार है, आप फंडामेंटल राइट्स को भी बदल सकते हैं। लेकिन एक लेकिन था। हाँ, एक बहुत बड़ा लेकिन था। लेकिन आप इसके मूल ढांचे, इसकी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। और मिनर्वा मिल्स केस 1980 में कोर्ट ने इस बात को और भी ज्यादा स्पष्ट कर दिया। कैसे? उन्होंने इस मूल ढांचे में क्या-क्या शामिल माना? मिनर्वा मिल्स केस में कोर्ट ने साफ किया कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के बीच का जो संतुलन है, द हार्मनी एंड बैलेंस, वो भी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का ही एक हिस्सा है। अच्छा, तो ये बैलेंस ही बेसिक स्ट्रक्चर है। हाँ, कोई एक दूसरे से पूरी तरह ऊपर नहीं है। ये दोनों संविधान की गाड़ी के दो पहिए हैं। क्या बात है। अगर आप एक पहिए को दूसरे से बहुत बड़ा या छोटा कर देंगे तो गाड़ी चल ही नहीं पाएगी, वो पलट जाएगी। इसलिए एक सामंजस्यपूर्ण संबंध, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाए रखना जरूरी है। मतलब आप समाज के कल्याण के लिए व्यक्ति के अधिकारों को पूरी तरह कुचल नहीं सकते। और नहीं व्यक्ति के अधिकार समाज की प्रगति में पूरी तरह बाधा बन सकते हैं। तो दशकों की इस खींचतान के बाद आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलन स्थापित किया। न तो फंडामेंटल राइट्स पूरी तरह से सुप्रीम है और न ही डीपीएसपीस। दोनों को साथ लेकर चलना होगा। क्या शानदार यात्रा रही है इन सिद्धांतों की। बिल्कुल, ये सिर्फ कानूनी सिद्धांत नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र के विकास की कहानी है। तो आज हमने देखा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सिर्फ संविधान में लिखी कुछ अच्छी बातें नहीं हैं, बल्कि ये भारतीय राज्य का नैतिक कंपस हैं। ये एक ऐसा रोडमैप है जो हमें लगातार एक कल्याणकारी और न्यायपूर्ण समाज की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। ये वो पैमाने हैं जिन पर हम यानी देश की जनता अपनी सरकारों के प्रदर्शन को तोलते हैं, और यही इनकी असली ताकत है। सही कहा। भले ही ये कानूनी रूप से बाध्यकारी न हो, लेकिन ये लोकतांत्रिक रूप से अनिवार्य है। ये सरकार को हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि सत्ता का असली मकसद कुछ लोगों का नहीं बल्कि सभी लोगों का कल्याण है। अगर इस विषय के बारे में और जानना चाहते हैं या कोई सवाल है तो कृपया नीचे कमेंट करें, और नए अपडेट्स के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।